नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के आज के संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम टू द न्यू एडिशन ऑफ थिंक लाइन। और जैसे आप देख रहे हैं, मेरे साथ में है एम्बेसडर दीपक वोरा जी। और आज हम बात करने वाले हैं सामरिक विषयों की। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदीज 3 day visits to two countries of Poland and then Ukraine। उनके बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हो। वी आर टॉकिंग ऑफ कीव एंड यूक्रेन। इज गोइंग टू टेल अस सो मेनी थिंग्स। और इसके साथ में हम थोड़ी सी बात अंत में करेंगे चिकन नेक की। ये चिकन नेक का क्या होना चाहिए? क्या इट्स टाइम नाउ टू टेक बैक द चिकन नेक? बिफोर वी ड्वेल इनटू द एंड वेलकम एम्बेसडर वोरा सर। फर्स्ट एज यूजुअल, माय रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धीरे धीरे बढ़ रहा है मगर मजबूती से बढ़ रहा है। हेस्टी हमें कुछ नहीं करना है और प्रैक्टिकल बातों पे बात करनी है। और इसीलिए मेरे साथ जो गेस्ट होते हैं वो हमेशा दे आर experienced on the ground, they know exactly what's happening, and that's what we are going to talk about. As you see the heading, you'll understand PM visits to Poland and Ukraine. Mind you, पिछले 30-40 साल में जो हमारा यंगर जनरेशन है सर, आपको वेलकम वेलकम करते हुए एक इंफॉर्मेशन के, हमारा जो यंगर जनरेशन है उन्होंने तो कभी सुना ही नहीं कि भारत के कोई ताल्लुकात पोलैंड के साथ में होंगे या यूक्रेन में कोई भारत का प्राइम मिनिस्टर गया होगा। ये जो अभी अभी नई पीढ़ी है ना, उनको तो पता ही नहीं है। मगर दोस्तों को मैं बता दूं, एम्बेसडर साहब बहुत कुछ चीजें बताएंगे, मगर एक जमाना था जब किसी ने पोलैंड के रेफ्यूजीज को नहीं लिया था, तब भारत ने लिया था। वो भी हकीकत है। तो ये सब बातें तो हैं, मगर ये विजिट इस वक्त में, व्हाट इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट थिंग? इज इट गोइंग टू ब्रिंग अबाउट अ सीज फायर इन रशिया यूक्रेन वॉर? What is going to be the future of the Indo-Polish relationships? आज बिजनेस तो खाली 3-4 बिलियन डॉलर का है। Whether it's going to go up? Yes, Polish leadership has already said we are not welcoming illegal immigrants. आपको जो समझना है समझ लीजिए, वो उनकी स्टेटेड स्टेट पॉलिसी है। एम्बेसडर सर, आपसे शुरुआत करेंगे। बहुत दिनों के बाद आप फिर से सक्रिय हो रहे हैं मीडिया पे। प्लीज सर, थैंक यू वेरी टेक द। मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। बताइए क्या करना है। सर ये शुरू कीजिए, ये पहले पोलैंड और फिर यूक्रेन। चरितार्थ ओके। क्या है, मानार्थ क्या है? व्हाट्स गोइंग टू हैपन एंड व्हाट इज दैट भारत इज ट्राइंग टू ब्रिंग ठीक। अबाउट? ठीक। um, सर बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। मैं इस समय देश की राजधानी से बहुत दूर हूँ। मैं आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर वेस्ट बंगाल में हूँ। और ये सर्वश्रेष्ठ संस्था है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड। यहाँ पे मैं कुछ काम के लिए आया हूँ। पोलैंड की आपने बात की है। मैं 2 साल 2010-11 आपका राजदूत रहा था। उसके बारे में कुछ बताता हूँ कि 16वीं शताब्दी में पोलैंड के को बड़े ज्ञानी लोग थे। वो भारत आए, जानना चाहते थे। भारतीय फिलोसफी में बड़ा उनका इंटरेस्ट हुआ, तो फिर वहां पे उन्होंने शुरू कर दिया भारत को, भारतीय सिस्टम्स को पढ़ना, हमारे दर्शन शास्त्र को पढ़ना, एक्सेट्रा। उसके बाद संबंध हमारे कुछ ऐसे ही चलते रहे, क्योंकि हम भी कॉलोनी थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उस समय पोलैंड जो था वो सोवियत इन्फ्लुएंस के साथ जुड़ा हुआ था। इवन दो वो पूरी तरह से सोवियत यूनियन का हिस्सा नहीं था, या कहिए कि कैंप फॉलोअर नहीं था। क्योंकि आपको याद होगा कि जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और सोवियत संघ ने एक अग्रीमेंट किया था कि टाइगर, हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, बाकी जो होना है सो हो। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने मिलके पोलैंड को हड़प कर लिया। एक तरफ से जर्मनी खा गया, दूसरी तरफ से सोवियत संघ उसको खा गया, एंड पोलैंड सीज टू एग्जिस्ट। तो था ही नहीं कोई देश जिसका नाम है पोलैंड। फिर दूसरे विश्व युद्ध में क्या होता है सर, पोलैंड से ढेर सारे रेफ्यूजीज दुनिया भर में भाग रहे हैं और कहीं उनको शरण नहीं मिली। ब्रिटिश सरकार ने भी मना कर दिया। तो उस समय उनका नाम मेरा ख्याल था दिलीप सिंह जी जडेजा, वो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट की भी जो होती है, जो जाम साहिब थे, जामनगर, जामनगर के लोग।
जिसको जाम। अब हम जामनगर कहते हैं। तो उन्होंने लगभग 650-700 पोलिश विमेन और बच्चों को शरण दी भारत में। ब्रिटिश सरकार बोली कि आप नहीं कर सकते, उस समय हम कॉलोनी थे, आप केवल अपने रिश्तेदारों को दे सकते हो। तो माना यह जाता है कि महाराजा साहब ने कहा ठीक है, मैंने आज से इन सबको अपने बच्चे की तरह मान लिया, इनको अडॉप्ट कर लिया। तो फिर उनको यहाँ पे शरण मिली, और पोलैंड में तो एक स्कूल भी है उनके नाम के बारे में। अब मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये यूक्रेन की है, अभी जो रूस ने उनके ऊपर हमला किया। लेकिन पोलैंड की भी बिल्कुल यही हालत थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। वॉर्सो जो था कंप्लीटली बर्बाद हो गया था, उसको दोबारा बनाया गया। और फिर जब जर्मनी ने पोलैंड को ऑक्यूपाई किया था तो वहां पे वॉर्सो अपराइजिंग हुई, ये हुआ वो, वहां के जो यहूदी लोग थे। आपको ये भी पता है कि हिटलर ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा था वो पोलैंड में बैठ के लड़ा था। तो जो उसका इलाका था मैं वहां गया हूँ। फिर वो ऑस्ट्रियनशिम है, जिसको आप लोग ऑक्सफोर्ड्स के नाम से जानते हैं। मैं एक ही बार गया था, बहुत से लोग आते थे भारत से, हमें देखा, मैंने कहा मैं बाहर बैठूंगा क्योंकि मुझे घृणा होती है। आई कैन नॉट सी वो बच्चों की कोई किसी की फ्रॉक पड़ी है, किसी के जूते पड़े हैं, बाल की कंघी पड़ी है, किसी का सूटकेस पड़ा है। तो वहां पर ही ट्रेन लाती थी इन यहूदियों को, और हिटलर साहब वहां पे इनको गैस कैंप्स में डाल के और फिर जलाते थे। और ये भी मजेदार चीज है कि उनको दफनाने की जगह नहीं थी, वो क्रिश्चियंस थे, जर्मन्स भी क्रिश्चियन थे। तो हिटलर साहब ने कुछ अपने लोग भारत भेजे, देखे कि ये लोग जो है मृतक शरीर उसके साथ क्या करते हैं, बना के ये जलाते हैं। तो फिर उन्होंने इंसिनरेशन चेम्बर्स भी वहां पर, बड़ी बड़ी चीजें दुनिया में होती रही हैं। उसके बाद फिर सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, हिटलर हार गया, पोलैंड फिर से आजाद हुआ, और सोवियत संघ, पहले तो रूस के अंडर थोड़ा उसका इन्फ्लुएंस था, लेकिन बाद में सोवियत संघ के अंडर टोटली आ गया। हमारे संबंध उस समय डिफेंस के एरिया में थे, ट्रेड के एरिया में थे। सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, और उसके जिन्हें कहते हैं सैटेलाइट स्टेट्स, उनके साथ भी हमारे संबंध बड़े तगड़े थे। ये चलता गया जब तक सोवियत संघ नहीं टूटा 1991 में। उसके बाद क्या होता कि पोलैंड एक काफी शक्तिशाली देश था, बड़ा उसकी मिलिट्री बड़ी तगड़ी थी। और ये भी आपको मजेदार चीज बताऊं, दूसरे विश्व युद्ध में जब पोलैंड दोनों तरफ से लड़ रहा था, जर्मन की मुखालफत कर रहा था और सोवियत संघ की, तो उस समय जो एक पोलिश कमांडर गया और एक सिपाही उसका, उसने पाया कि वो जमीन पे लेटा हुआ बुरी तरह से घायल। तो उस सिपाही ने 2 उंगलियों के साथ सलूट किया जनरल साहब को। जनरल साहब पहले नाराज हुए, 2 उंगलियां की, फिर देखा 3 उंगलियां उसकी नहीं थी, कट गई थी जब। तो तब से लेके आज तक पुलिस मिलिट्री में उनका सलूट 2 उंगलियों के साथ होता है। ये वो याद करते हैं उस सिपाही को। बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ी दिलचस्प हैं दोनों देशों के बारे में, और खासतौर से पोलैंड और भारत के जो संपर्क है, और भारत के बारे में, पोलैंड के बारे में। अब सर इसमें जब सोवियत संघ टूट गया तो फिर उसके बाद 9/11 हुआ, 9/11, फिर पोलैंड भी इन्वॉल्व था अमेरिका की तरह, वो तो टोटली नेटो में घुस गया, ये वो। फिर उन्होंने अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स भेजे, यहाँ तक हमें भी वो बताते रहे कि भाई ये होने वाला है, ये होने वाला है। हमारे दूतावास पर भी हमला हुआ था, आपको याद होगा, अफगानिस्तान में। उन्होंने हमसे बताया था कि कुछ होने वाला है, जो समय होना था वो हो गया। हमारे संबंध उनके साथ यही नहीं कहूंगा कि बहुत जबरदस्त थे, लेकिन ये कहूंगा कि वार्म एंड कॉर्डियल थे। और हम दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं उनको नुकसान पहुंचाऊं, वो मुझे नुकसान पहुंचाएं। अफगानिस्तान का जंग खत्म हो गया, सोवियत संघ पहले टूट गया था, उसके बाद फिर अमेरिका गया, अमेरिका फिर वहां से मार खा के बाहर निकल गया, पोलैंड भी वहां से भाग गया 20 साल के बाद, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हमारा कोई प्रधानमंत्री दशकों के बाद पोलैंड जा रहा है, जबकि जब मैं वहां राजदूत था तो उससे मेरे जाने से कुछ समय पहले हमारे राष्ट्रपति देवी सिंह जी पाटिल वहां पे आई थी, एक स्टेट विजिट पे, बहुत कामयाब थी। तो अब पीएम साहब वहां जो जा रहे हैं, आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्यों जा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस समय यूक्रेन को जो समर्थन तो मिल रहा है उसको पश्चिमी देशों से, उसका चाचा जो बैठा हुआ है समुद्र के उस पार, जिसको बुढ़ा सा जो है, बुडन बाइडन जो भी उसका नाम है, तो वो उसका बहुत समर्थन कर रहा है। और पश्चिमी देश G7 वाले उसका समर्थन कर रहे हैं, नेटो वाले समर्थन कर रहे हैं, पोलैंड नेटो में है। लेकिन जो सामग्री जाती है यूक्रेन में वो पोलैंड से होके जाती है, क्योंकि लैंड बॉर्डर उसके साथ है। हवाई रूट से उनको डर लगता है कुछ भेजने में, कहीं वो रूसी जो पायलट्स हैं उसको हवा में ही ना उड़ा दे, क्योंकि उनको या तो फिर ब्लैक सी होते हुए जाना पड़ेगा या दूसरे समुद्र के ऊपर से जाना पड़ेगा, तो खतरा रहता है। तो वो जाता है बाय ट्रेन या बाय रोड फ्रॉम पोलैंड टू यूक्रेन। पीएम साहब भी ट्रेन में बैठ के वॉर्सो से किएव को जाएंगे।
सो ये जान मेरा मानना है कि अब जो जा रहे हैं पहली चीज कहेंगे कि भाई आप दोस्त हैं बहुत यूक्रेन के, कई बार वो पोलैंड आता है। ये भी माना जाता था जब रूस ने बहुत जबरदस्त बॉम्बिंग की थी कीव पर, तो उनका जो नेता है वो जेलेंस्की फेलेंस्की जो भी उसका नाम है, वो सर्कस वाला, तो वो भाग के छुप गया था पोलैंड के अंदर, ये माना जाता है, किसी के पास इसका सबूत नहीं है। तो ये वहां जाके छुप गया। तब पीएम साहब कहेंगे अगर तुम्हारी दोस्ती है इन्फ्लुएंस है, उसको बोलो कि भाई आप समझौता करने की बात करें, और अगर कोई समझौता हो सकता है तो इस समय जो यूक्रेन की बर्बादी हो रही है वो रुक जाएगी। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताता हूँ, हाल ही में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ का तीसरा जो है सम्मेलन हुआ था। 123 देशों ने उसमें भाग लिया। चीन और पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया था, क्योंकि हम लोग जब ऐसा कोई मीटिंग करते हैं, पहली बार हुआ था जनवरी पिछले साल, G20 की मीटिंग से पहले पीएम साहब ने 125 देशों के प्रतिनिधियों से बात की कि बोलिए आप लोग क्या चाहते हैं। सर, अफ्रीका के 3 देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ, लिसोतो में, गिनी बिसाऊ, साउथ सुडान में। तो मैंने देखा यूएन में वो लिसोतो का रिप्रेजेंटेटिव जो है, अम्बेसडर उनका, रातू खड़ा होकर कहते जी हमारी ये समस्या है। बाकी कहते हैं भाई कहाँ से आया, कहते जी लिसोतो से। अभी वो कहाँ, चुप करके बैठे, छोटे से देश वाले आके बोलते रहते हैं, वहां कुछ होता नहीं कि कोई बात सुनता नहीं। तो पीएम साहब ने सबसे कहा कि तो आपकी क्या चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, ये वो हमारी चुनौतियां हैं इस समय। फिर हमने उसको दिल्ली डिक्लेरेशन में उनके जो कंसर्न थे उसको डाला। उसके बाद हमने फॉलो अप किया, और अब की जो है हमने तीसरी इनकी मीटिंग की, जिसमें इन्होंने बताया कि अब देखिए अभी तक हमारी समस्याएं यही हैं कि महंगाई बढ़ रही है, हमारे पास दवाइयां नहीं है क्योंकि हमें खर्च करना पड़ता है फूड इंपोर्ट पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर कईयों ने मुझसे कहा है, सर, मेरे जो मित्र हैं अफ्रीका में, कि अम्बेसडर हमें बताइए यूक्रेन है कहाँ, ये क्यों लड़ रहे हैं और मुझ पे क्यों इसका असर पड़ रहा है। मेरी क्या गलती है। मैं तो कहता हूं कि तुम चंद्रमा पे जाओ दोनों, आप और रूस, और जाके लड़ो, और वहां मुझे आके बता देना कि जी हम जीत गए, तो हम कहेंगे मुबारक हो, आप जीत गए। हमें क्यों तंग कर रहे हो। तो यही चीजें हमने इस बार कही। आप प्राइम मिनिस्टर साहब पोलैंड में भी कहेंगे कि ये जो ग्लोबल साउथ है, जिसका टर्म है ग्लोबल साउथ, वो विकासशील देश है, इनके साथ जो है ये आपसे खुश नहीं है। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स की जरूरत नहीं है। ना वो यूक्रेन के साथ खुश है। तो कहते हैं कि आप लोग लड़ रहे हो, लेकिन असर तो उनका इन गरीब देशों पे पड़ रहा है। आप तो घुस गए हो नेटो के अंदर, और आप हथियार जो सप्लाई कर रहे हो अपनी तरफ से, और बाकी देशों के हथियार जो आपकी टेरिटरी के होके जा रहे हैं, आपको तो पैसे मिल रहे हैं, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हाँ, एक दिक्कत जरूर हुई थी जब यूक्रेन के फार्मर्स ने बोला कि जो हमारा अनाज है हम पोलैंड के थ्रू दूसरे देशों में बेचेंगे। लेकिन पोल्स भी तो उतने ही भ्रष्ट हैं जितने यूक्रेनियंस हैं, तो उन्होंने उस अनाज को बेचना शुरू कर दिया पोलैंड के अंदर। और फिर पोलिश फार्मर्स नाराज हो गए कि जी हमारी तो कीमत नहीं मिल रही हमको, जितना पैसा हम खर्च करते हैं प्रोड्यूस करने में, उससे सस्ता तो यूक्रेनियन ग्रेन वहां बिक रहा है। तो उन दोनों के बीच में भी टकराव हुआ था उस टाइम पे, फिर उसका समझौता किया गया। फिर चाचा बुड्डन ने किसी को भेजा, भाई दोनों को शांत करो, इसको इतने पैसे देंगे, उसको इतने पैसे देंगे। अमेरिका की एक चीज है, समस्या है तो पैसा फेंको, वो समस्या अपने आप चली जाएगी। थ्रो मनी एट द चैलेंज एंड द चैलेंज विल डिसअपीयर, अमेरिका का मान। अब हम लोग उससे सहमत नहीं है, वो अलग। तो फिर क्या होता है सर कि पोलैंड के पास पैसे, लेकिन फिर जो ये ग्लोबल साउथ है इनको बहुत तकलीफ है। अब पीएम साहब वहां जाके पोलैंड से कहेंगे भाई तू दोस्ती चाहता है उनके साथ, क्योंकि यूक्रेन के साथ वो बहुत नाराज है, तो दोस्ती चाहता है तो फिर ऐसा कुछ कर ताकि उनके ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाए। ये मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा जहां तक यूक्रेन का सवाल है। फिर हमारे द्विपक्षीय संबंध है, मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा है, ट्रेनिंग करते हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ते हैं मेडिकल डिग्रीज वगैरह में। हाँ, ये जरूर है सर, जब मैं आपका रहा था ना, मुझे कोई संकोच नहीं कहने में, पोलिश अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। उनमें से कई लोग थे जो कहते हैं भाई केवल दो ही महाशक्तियां हैं, एक है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा है पोलैंड, और कोई बीच में मैटर नहीं करता। लेकिन फिर दो चार झापड़ पड़े तो फिर सीधे हो जाएंगे। तो अभी तक तो अमेरिका के दाव पे उछल रहे हैं, और फिर देखते हैं आगे जाके क्या होता है। बट दे डिड नॉट रियली केयर अबाउट इंडिया। वो सिर्फ देखते थे भारत बहुत बड़ा मार्केट है, और हमारे जो थके हुए जो मिलिट्री इक्विपमेंट है इस देश को भेज देंगे तो भारत भांगड़ा करना शुरू कर देगा, बड़ा खुश हो जाएगा इससे। अब वो समझते नहीं है सर कि इंडिया नहीं है, अब ये भारत है, वो बदल चुका है। वी आर मेकिंग आवर ओन इक्विपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। It said that, ये एक चीज more मैं than बताना चाहता Ramesh. था, स्लमी कंप्लीट, कि हाँ, पोलैंड का हमेशा से ये रहा है आइडिया कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। चीन के साथ भी उन्होंने बड़ी दोस्ती की, लेकिन अब चीन कुछ खरीदता नहीं है उनसे,
तो सारी दुनिया भारत को देख रही है जी, इनका जितना बड़ा है, ये है, वो है। और जो आत्मनिर्भर भारत की हमारी पॉलिसी है, पोल्स उससे खुश नहीं है, कि उसका मतलब उनकी मार्केट जो है वो घट जाएगी, उनके एक्सपोर्ट्स घट जाएगी। कोई भी खुश नहीं है। जो जिन लोगों से हम सामान, सबसे ज्यादा नाखुश तो चीन है, कि भैया अगर आपने आप भी आत्मनिर्भर हुए तो मेरा काम वहां ये लोग खरीदेंगे। पोलैंड के साथ मेरा मानना है, नंबर वन यूक्रेन डिस्कस होगा, नंबर टू बायलैटरल इश्यूज डिस्कस होंगे, नंबर थ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। कई इंडियन कंपनीज ने वहां इन्वेस्ट किया है। पोलिश कंपनी ने थोड़ा बहुत भारत में कर रखा है, कोई वो सैनिटरी नैपकिन बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं दक्षिण भारत में, कोई बड़ी चीज वहां पर नहीं है। तो ये मेन इश्यूज वहां पे डिस्कस होंगे, फिर पीएम साहब ट्रेन में बैठकर कीव चले जाएंगे। सर, ट्रेन में बैठ के कीव चले जाएंगे उसके ऊपर तो मेरे सवाल है, वो तो मैं करूंगा। उससे पहले एक चीज पोलैंड के बारे में मैं, लोगों को ये जानने की जरूरत है कि पोलैंड के साथ में हमारे जो द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध जो है, इसमें आपको ताज्जुब होगा, पोलिश जितनी जितनी पोलिश कंपनियां भारत में हैं और उनका इन्वेस्टमेंट है, उससे कहीं ज्यादा भारतीय कंपनियों का पोलैंड में है। बिल्कुल सही कहा ऐसा आपने। क्यों मैं सर? कई कंपनियों से मिला हूं वहां पे जब मैं था। उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कि उस समय क्या होता था सर, पोलैंड में लेबर सस्ती थी, जर्मनी की अपेक्षा, इधर की अपेक्षा उधर की। और कई सारे पोल्स भाग गए थे जब वो फ्री मूवमेंट हुआ यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो वो जर्मनी भाग गए, इंग्लैंड भाग गए, इधर चले गए, उधर चले गए। फिर वहां पर भी महंगी होने लगी। तो हमारी कंपनियां हैं वहां पर, वो काम कर रही हैं। आईटी सेक्टर में हम लोग बहुत तगड़े हैं। और जब मैं आपको मजेदार एक किस्सा सुनाता हूँ। एक पोलिश यूनिवर्सिटी के साथ हमने एमओयू करना था, एक भारतीय कॉलेज में। और एमओयू का ड्राफ्ट उन्होंने मुझे भेजा, पुलिस साइड ने। तो ड्राफ्ट उनका ये था कि देखिए जी, ये हम एमओयू करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स वहां जाएंगे एक्सचेंज में, लेकिन आपके नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आपका कोई आया वो तो जाएगा नहीं, हम तो जन्नत हैं यहाँ पर पोलैंड में। इस टाइप का घमंड होता था उनमें। ऑफ कोर्स फिर मैंने उस इंडियन इंस्टीट्यूशन से कहा, तुम करोगे इनके साथ? बोले जूता मारा इनको, कौन करेगा ऐसे लोगों के साथ। तो वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब थोड़ी सी अकल आई कि आज दुनिया में अगर कोई महाशक्ति है, एक यूनाइटेड स्टेट्स है, एवरीबॉडी एग्री, और दूसरा भारत है, और किसी के पास ये ताकत नहीं है, चीन पे कोई भरोसा नहीं कर, अब वो भारत को दूसरी नजर से देख रहे हैं। और जब मैं राजदूत था तो उस समय उनके प्राइम मिनिस्टर थे डोनाल्ड टुस्क, वो भी भारत में आए थे, मैं उनके साथ था। तो बड़ी मजेदार चीजें हम लोग आपस में बात कर रहे थे। खास तौर से उन्होंने ये पोल्स जो थे, इनको एसोसिएशन है इनकी, पोल्स इन इंडिया, जो हमने शरण दी थी उनको, अब सब 80-90 साल के हो गए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 43, 44, 45 की। तो कब बुजुर्ग हो गए, लेकिन मुझे उन्होंने सम्मानित किया, बुलाया, और मेरे को बीच में बिठा के, तो एक सर्कल में ये सब बुजुर्ग वार बैठ गए। और मानो सर क्या गाया उन्होंने, और जन गण मन, ऐसे करके बिल्कुल ऑफ की, लेकिन भारत का राष्ट्रीय गीत उन्होंने गाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चाय पी हमने, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मजा आया था इन लोगों से मिलके। लेकिन जितने थे पोल्स इन इंडिया, वो अब सेटल हो गए हैं। कुछ इसराइल में चले गए, यहूदी थे, कुछ चले गए अमेरिका, कुछ चले गए यूरोप। पोलैंड में बहुत कम बचे, लेकिन आते हैं। और इनमें से जो कर सकते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं कि हमको जामनगर लेके चलो, हम वो कैंप देखना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि हम कहाँ जीते थे और किस तरह से हमें भोजन दिया भारतीय लोगों ने। उनमें से एक या दो पोलिश महिलाएं थी, शायद एक, जिसने एक भारतवासी के साथ विवाह किया, तो वो यहीं रुक गई। और बाकी सब वो आपस में अपना लौट अभी गए सर, जब युद्ध। सर अभी 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 रियल बात करते हैं, रियल पॉलिटिक, वैश्विक रियल पॉलिटिक, जियो पॉलिटिक। सर, पहले तो आपने जो बताया ना कि ट्रेन से वॉरशो से कीव जाएगी, काफी भारतीय लोग ऐसे हैं और आज का समय भी ऐसा है। जब हम 3.5 फ्रंट, लोग तो ऐसा कहने लगे ना कि अब तो 2.5 फ्रंट नहीं, 3.5 फ्रंट से हम लोग लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या, काफी लोगों का पहला प्रश्न ये होता है कि क्या प्रधानमंत्री को भारत के बाहर, मतलब और ऐसे भी यूक्रेन में जाना जरूरी है? नंबर वन। और जैसे कहते हैं कि हवाई मार्ग से नहीं जाएंगे, he'll go by a rail. Is that travel safe? That's the biggest worry. And from there, we'll proceed on to the अब मैं इसका Ukraine जवाब issue. आपको सीधा दे देता हूँ, ट्रैवल टोटली से। वो बुड्ढन साहब भी वहां गए हैं उसी रूट से। बाकी जितने यूरोपियन लीडर्स जाते हैं सब ट्रेन से जाते हैं, क्योंकि वो सेफ रूट है। और फिर आप सीधा पोलैंड से यूक्रेन एंटर कर रहे हैं, आप किसी दूसरे देश की टेरिटरी से नहीं जा रहे। जब अप्लाई करेंगे तो फिर आपको कहाँ कहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई भरोसा नहीं है।
वो जो फ्रांस का है मैक्रोनी, इसको मैक्रोनी कहता हूँ, वो भी बाय ट्रेन गया। जितने गए हैं वहां पर सब ट्रेन से जाते हैं। दूसरा, पीएम को वहां जाना चाहिए कि नहीं, पीएम को रूस जाना चाहिए कि नहीं, पीएम को अमेरिका जाना चाहिए कि नहीं, पीएम को जापान जाना चाहिए, इसका क्या जवाब है? इसका जवाब यही है कि ये अब जो भारत है, जो दुनिया में जिसकी बहुत इज्जत है, जो आपने G20 का देखा था, जो सम्मेलन हुआ था पिछले साल, द बेस्ट एवर, दुनिया में किसी ने ऐसा सम्मेलन नहीं किया। अफ्रीकन यूनियन को हमने क्यों शामिल किया? मेरे चाचा है, मेरे भतीजे, मेरे दामाद है, मेरे ससुर है। हमने इसलिए किया कि आप 54 देशों का जो एक ग्रुप है अफ्रीकन यूनियन, उसको बाहर नहीं रख सकते। G7 तो मैं जानता हूँ आप लोग अपने आप को बड़े शक्तिशाली और महाशक्तियां समझते हैं, बड़े अमीर देश हैं, चलिए आपको मुबारक हो। लेकिन G20 तो एक तरह से बड़ी मजेदार चीज है सर। G7 को अगर आप देखें तो मैं कहूंगा वो दुनिया की अपने आप को मैनेजमेंट समझते हैं। और एक होता था G70, आपको याद हो, G77 उसको कहते थे, डेवलपिंग कंट्री, वो यस। वर्कर्स यूनियन थी। और G20 दोनों के बीच में मीटिंग पॉइंट, मध्यस्थता करता था। वो वर्कर्स भी थे और मैनेजमेंट वाले भी थे। तो G20 का अपना महत्व था। अब वो अलग बात है कि यहाँ खत्म हो गई मीटिंग और अब ब्राजील में होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे क्या होता है ये समय ही पता है, ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती। तो पीएम साहब जा रहे हैं जहां जहां वो जाते हैं, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं सर, हम दुनिया को बता रहे हैं। नहीं तो दूसरा सवाल, सर आपको पता है लाल समुंदर में इस समय हमारे 10 या 12 पोत नेवल वॉरशिप्स घूम रही हैं, जबकि वो हुथी फूथी लोगों ने मेरे जहाजों पर हमला नहीं किया है, कमर्शियल शिप्स। एक पे गलती से कर दिया था, बाद में बोले हमसे बड़ी गलती हुई, हमने उनको पकड़ लिया था, उनके कुछ लोग हमने जेल में भी डाल दिए थे, सोमाली पायरेट्स वगैरह जो है। तो ये मेरे शिप्स वहां क्या कर रहे हैं सर? अब पहली बात तो उसको मजाक में कहूँ, लाल समुंदर क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे दादाजी वहां जा रहे थे तो उनको रेड स्याही उनकी गिर गई थी, तो तब से लाल हो गया समुंदर। ये मजाक करते हैं हम लोग, हमने जी उसको कलर कर दिया था। अब मजेदार चीज ये है, मेरी नेवल वॉरशिप्स क्या संदेशा दे रही हैं? वो संदेशा ये दे रही है कि टाइगर, ये मेरा इलाका है, मुझसे पंगा मत लेना यहाँ पर। बाकी अमेरिकन और जो ब्रिटिश शिप्स को जब हूथी अटैक करते हैं तो फिर वो हवाई हमले करते हैं, मिसाइल भेजते हैं। मेरी तो नेवल, मैं हवाई हमले नहीं करता, क्योंकि यमन के लोगों में सर वहां की हालत, मैं तो रहा हूं सर, यू डोंट इवन वांट टू गो देयर। जो हालत है वहां की, 80% लोगों मेल नरिश्ड है, 80%। और बच्चा जो पैदा होता है, सर सुनिए इसको, 5 में से 4 एक साल नहीं जी पाते नहीं सर। कहता। ये यमन, और उसको पहले तो यूएन कहता था बहुत बड़ी ह्यूमन कैटास्ट्रोफी है ये वो, अब गाजा में कैटास्ट्रोफी हो गई है, फिर यूक्रेन में हो जाएगी, फिर यहाँ हो जाएगी, वहां हो जाएगी, दुनिया का वो अटेंशन पड़ जाता है। तो मैं हमेशा अपने सामने एक दुनिया का नक्शा रखता हूँ वर्चुअल, जिसमें हर तरफ से फ्लेम्स निकल रहे हैं। तो वो पुराना मोहब्बत का गीत मुझे याद आता है, इधर भी आग लगी है उधर भी आग लगी। वो तो मोहब्बत का था, लड़की और लड़के के दिलों में, लेकिन यहाँ तो हर जगह आग लगी। सो पहली चीज तो यह है सर कि हम लोग बता रहे हैं कि भाई अब हम भी रोल प्ले करना, तो भले ही हम संयुक्त राष्ट्र संघ की परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं, ना कभी बनेंगे, क्योंकि वो जो बुढ़िया है 80 साल की हो जाएगी अगले साल। सर भट्ट साहब, आपके घर में मेरी तो 73 साल की उम्र है, आपके घर में कोई 80 साल पुरानी चीज है जिसका अभी भी प्रयोग करते हैं, बाहर फेंक देते हैं, इसको बुढ़िया को निकाल के बाहर फेंको। और फिर ये जो उसकी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, क्षमा कीजिएगा, और वो वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये तो पिछली शताब्दी के हैं सर। इस शताब्दी की नई चुनौतियां हैं, उससे निपटने के लिए कहाँ ये कुछ करें? आपको पता है इजरायली एम्बेसडर जो यूएन छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने कहा इसको बम से उड़ा दो तो दुनिया बड़ी खुश होगी। और 20 साल पहले जॉन बोल्टन, अमेरिका के जो राजदूत होते थे यूएन में, मैं तो उस एरिया में मैंने काम किया है, तो उन्होंने कहा कि अगर सबसे टॉप स्टोरी यूएन बिल्डिंग गिर जाए, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो गया। कहता बस वहां डॉलर फेंकते जाओ, होता कुछ नहीं है, मोटे मोटे अलाउंस मिलते हैं, ये होता है वो होता है, भाषण दिए जाते हैं, फिर शाम को ड्यूटी फ्री शराब पी के सब भूल जाते हैं। ये उनका कहना था। और मैं अगर कोई नाराज होता है तो मुझे क्षमा करें, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। उन्होंने कहा इस बिल्डिंग को उड़ा दिया जाए, तो ये इसराइल के राजदूत ने कहा वो छोड़ के जा रहे हैं। परेशान हो गए थे वहां पर जो लोग बकवास करते थे यहाँ के वो। आपको ये भी पता है सर, जब मैं यूएस में गया था तो ये फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन के बारे में विल बी फ्री, तो मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां मैं रहता हूँ न्यूयॉर्क में, कोलंबिया बिल्कुल साथ में। तो बच्चे से पूछा, बेटा ये पैलेस्टाइन कहाँ पे है? सर ये ब्रिटेन के साथ है ना, ब्रिटेन के पास। मैंने कहा बिल्कुल ब्रिटेन के पास है। ये मालूम नहीं कहाँ पे है, बट फ्रॉम, और मैं कौन सी रिवर ये नहीं पता, कौन सा सी ये नहीं पता। तो ये क्यों कर रहा है सर? कोई आया था, उसने बोला ये कूपन दे रहा हूँ मैकडोनल्ड में जाके कोको कोला पी लियो, खाना कर लियो, शोर मचाता था।
तो इस टाइप की चीजें भी अमेरिका में बहुत हुई थी। सो आवर गोइंग देयर टू यूक्रेन, जो लोग सोचते हैं क्यों जा रहा है, मैं उनको बता देता हूँ, हमें एक संदेशा दे रहे हैं कि अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों में से भारत आगे है और हम हैं द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। आप जो मर्जी कहें पुरानी, आज जी हम तो बड़े गरीब हैं, हम तो नपुंसक हैं, हम तो कमजोर हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो जमाना खत्म हो गया सर। आज मेरे पास ताकत है। टू ऑल द पीपल जो मुझसे सहमत नहीं है, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सुपर पावर की डेफिनेशन क्या? 80 साल पहले इस टर्म को यूज किया गया था, कोई वुल्फी शुल्फी वुल्फ फुल कोई प्रोफेसर था, उसने इस टर्म को यूज किया था अमेरिका। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपकी आर्थिक ताकत है, आपकी मिलिट्री ताकत है, आपकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, आपकी टेक्नोलॉजी है, आपकी एजुकेशन है, आपका फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये है वो। और जो पांचों इस समय कौरव बैठे हुए हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट, पांच पांडव नहीं है, ये जो पंचायत कौरवों की है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस, सबके पास परमाणु हथियार है। तो टाइगर मेरे पास भी है, और मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, मेरे पास बहुत तगड़ी मिलिट्री है, मेरी इकोनॉमी दौड़ रही है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, 34 किलोमीटर सड़क में रोज बनाता हूँ। ये सब चीजों को जब आप देखेंगे, वी हैव राइट। पर कैपिटा नहीं, क्योंकि मेरी जनसंख्या बहुत है, हल्के हल्के वहां तक भी पहुंचे। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखें सर, तो आप समझ सकते हैं कि वी हैव अराइव्ड एज अ सुपर। अब हम ब्रिज हैं बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड। हम डेवलपिंग। तो वन वन नेशन G20 है। जो वो लोग करते हैं वो हम कर सकते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हमारा बहुत अच्छा रोल, अहम रोल। और सबसे बड़ी चीज, अभी तक आप देखें सर, सबने यूक्रेन पीस प्लान बनाया, सबने बनाया, सबकी चाची ने बनाया, चाची की नानी ने बनाया, नानी के पड़ोसी सबने बनाए हैं पीस प्लान। चीन ने बनाया, रूस ने बनाया, यूक्रेन ने बनाया, अफ्रीकन यूनियन पहुंच गई, पोप ने बनाया, यूरोपियन, और किसी कुछ नहीं, ठेंगा कुछ नहीं हुआ। हम कोई पीस प्लान नहीं बनाए। हम वहां जा रहे हैं कहने के लिए कि तकलीफ हो रही है हमें, और जो ग्लोबल साउथ है उनको तकलीफ हो रही है। तो आप पोलैंड से तो कह दिया कि भाई उस पर उसको समझाओ, उसको भी जाके कहेंगे भाई मानते हैं कि तू सर्कस वाला है, कॉमिक क्या कॉमेडियन है, लेकिन ये बात समझ, तूने कोशिश की थी कि अफ्रीकन यूनियन से, ये मैं 2 साल 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, पिछले साल था मेरा कल 23 में, तो उसने अफ्रीकन यूनियन को बोला मैं इनवाइट करता हूँ आपको एक वर्चुअल समिट के लिए। अफ्रीकन यूनियन के 54 मेंबर हैं, 4 पहुंचे थे वहां। और समझ जा। और अब आपको पता है सर, साहिल रीजन जो है जहां पे मैंने काम किया है, वेस्ट अफ्रीका, वो सबसे बड़ी क्या कहते हैं मिलिट्री कू कॉरिडोर दुनिया का, ना कि माली, मॉरिटेनिया, बुर्किना फासो, सूडान, ये पूरा अगर आप देखेंगे वेस्ट अफ्रीका तो वही उंगली की तरह है, और वहां पे सब मिलिट्री रेजिम है। तो कई देशों ने यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंध तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि तू तो, फ्रांस को तो हमने जूते मार के बाहर निकाल दिया यहाँ से, अब फ्रांस डायरेक्टली तो आएगा नहीं, तो तेरे जरिए, क्योंकि तेरे को जो हथियार दे रहा है फ्रांस, सुनिए सर, दुनिया बड़ी अजीब है, तेरे को यूक्रेन को जो फ्रांस हथियार दे रहा है उनमें बहुत सारे प्रो फ्रेंच ग्रुप साहिल में जो है, एंटी मिलिट्री, उनके पास पहुंच गए। ये कहां से आए टाइगर? ये भगवान के पास भेजे थे और उसने नीचे रीडायरेक्ट किए, ये तूने दिए उनको, तो उन्होंने द्विपक्षीय संबंध। बाद में यूक्रेन जी मैंने कुछ नहीं किया, अगर कुछ लोगों ने किया मुझे बताया नहीं, देखो जी ये मत करो, मुझे बहुत बुरा लगा, अब वो सब खत्म हो गई ना कहानी। तो ये बड़ी मजेदार चीज है, और उनको अब मेरा ख्याल हम समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर तू चाहता है कि जो कुछ तेरे देश का बचा, मेरे पीछे देख रहे हैं उसकी क्या हालत है, जो कुछ बचा है तो खामोश हो। अब लेकिन समस्या ये, और ये समस्या का समाधान सिर्फ हम कर सकते हैं, मैं बताता हूँ क्यों सर। हमारे देश भारत में, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर एक आदमी है तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, दो हैं तो दो पॉलिटिकल पार्टी बन जाएंगी, लेकिन दो नहीं बनेंगी, तीन बनेंगी। एक मैं बनाऊंगा, एक आप बनाएंगे, और हम दोनों मिलकर तीसरी बनेंगे हो जाएंगे। तो हमारी डाइवर्स ओपिनियंस होती है, यही चीज हम उनको समझाने की। तो अब देखिए, ये जो सर्कस वाला है यूक्रेन वाला, पहली बार जब इसे अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस किया था, ये हो गया मतलब ऐसे अपने डोले दिखा था, बच्चा नहीं मतलब कोई स्कूल, उसके बाद मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और अगर पुतिन शांति चाहता है मेरे पैर पकड़े और आके क्रिमिनल कोर्ट में जाए, ये हो जाएगा। फिर कहता है अच्छा अगर शांति चाहता है तो हो जाने दो, कोई बात नहीं, मैं बात करने को तैयार हूँ। लेकिन फिर एक उसने लॉ पास कर रखा है कि अगर पुतिन से कोई बात करेगा तो वो देशद्रोही है, मैं खुद भी नहीं बात करूंगा। ये बड़ा कंफ्यूज आदमी है। कभी कहता है मैं नेटो, नेटो में बस मुझे डाल दो, मैं सारी दुनिया पे काबू कर लूंगा। फिर कहता है नेटो तो बेकार का, मैं नहीं जाऊंगा। फिर कहता है अच्छा मुझे ले लो, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कुछ समझ नहीं आता। कि अभी अमेरिका भी गया था, वहां ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस अटेंड करना चाहता था, तो स्पीकर ने बोला टाइगर बहुत हो गया, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी इलेक्शन आ रही है, हमको दूसरी चीजों पर ध्यान। लेकिन ये समझ नहीं पाता।
इसको किसी ने बताया है कि तू सुपरमैन है और अगर दुनिया का भविष्य कोई है तेरे हाथों में है। अब इसको ये मैं बता देता हूँ, टाइगर कीव के जो भी हैं, मैं तो उसको क्लाउन ऑफ कीव कहता हूँ, लेकिन उसका नाम कुछ और है, जेलेंस्की। मैं जेलेंस्की साहब वोलोडिमिर से कहता हूँ, सर 2 साल में, और मेरे 51 साल हो गए हैं कूटनीति में, आप अमेरिका के किसी छोटे शहर में बैठ के एक मैकडोनल्ड्स चला रहे होंगे। मैंने बहुत देखा, मैंने कंबोडिया के लीडर्स में देखा है, लाओस के लीडर्स में देखा, वियतनाम के लीडर्स में देखा, बहुत देशों में, अफगानिस्तान के लीडर्स में देखा, पाकिस्तान के लीडर्स में देखा। आप वहां चला रहे होंगे और आराम से रह रहे हो, और आपका देश जो है उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, वेस्टर्न यूक्रेन और ईस्टर्न यूक्रेन। अभी भी संभल जा, अभी भी दोस्त। तो ये संदेश पीएम साहब उसको दे रहे हैं। वी हैव बीन थ्रू, अच्छा द्विपक्षीय संबंध, हाँ, सोवियत संघ के टाइम में यूक्रेन सेकंड मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक था, जो आपको मालूम है, रशिया नंबर 1 था, 15 रिपब्लिक थी, यूक्रेन नंबर 2। एंड एंड दुनिया की तीसरे नंबर पे था एज ए न्यूक्लियर पावर। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स, फिर रशिया के पास था, फिर यूक्रेन। और फिर जब यूक्रेन आजाद हुआ, सोवियत संघ टूटा, तो फिर अमेरिकन के बहकावे में आ गया, और यूरोप के बहकावे में, और फिर जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया ने गारंटी दी कि तेरे पे हमला नहीं होगा। वो सब गारंटी वारंटी गई अमृतसर, और उसने अपने न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दिए। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। हाँ, टेक्नोलॉजीज कुछ हैं जिनको मालूम है, लेकिन मुझे लगता है वो डेस्परेट हो गया, और भारत उनसे यही कहेगा कि टाइगर मत कर, ये शांति का दौर है। पुतिन से भी हम ये कह के आए, आपसे भी कह रहे हैं। सो ये इंटरनेशनल रोल जो भारत प्ले कर रहा है, सर, मेरा मानना है हम लोग नहीं जा रहे वहां पे कोई पीस डील करवाने। हम सिर्फ जाके बता रहे हैं कि इसका असर ये है, और हमारे जो मित्र हैं ग्लोबल साहब में हमें ये कह रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, आप उनकी बात सुनना चाहते हो या नहीं सुनना चाहते। अभी तक हम अपने आप को अमेरिका का या पश्चिम का चमचा मानते हो, वो आपकी मर्जी, लेकिन हमने जो संदेश देना था दे दिया। और फिर दुनिया भर के जो देश हैं वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं। बोले कि इसकी विजिट, मैंने पढ़ा था किसी फॉर्मर, मेरे मंत्री होते थे, नाम नहीं मैं लूंगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मेरे पता, ये बड़ी उसकी कंट्रोवर्शियल रशिया विजिट, ये नहीं लिखा कि ये कंट्रोवर्शियल यूक्रेन विजिट, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल है तो ये नहीं है। ये लोगों को सर कूटनीति के बारे में उतना मालूम है जितना मेरी ग्रैंड डॉटर को मालूम है, लेकिन बनते बड़े होशियार लोग हैं। सो माय माय व्यू इज, एक तो बायलैटरल रिलेशनशिप पे बात होगी, हमने दवाइयां दी हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड दिया, ये वो दिया, वो हम देते रहेंगे। और दूसरा जो है, हम उनसे यही कहेंगे कि अपने लिए, अपने आप को तो बचा, लेकिन बाकी दुनिया का भी तो सोच। बैठ जा टेबल पर, बात कर। और फिर हो सकता है अगर पुतिन साहब का या जो भी रशिया का लीडर होगा उस टाइम, उसका मूड ठीक हो गया, कहेगा चलो ये जमीन वापस ले लो, जैसे हमने पीर पंजाल भी पाकिस्तान को वापस कर दिया था, वो इलाका, वो हाजी हाजी पीर पास जो है वो वापस कर दिया था। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, चलिए आप कल सुबह तक बहस करते रहिए इसके बारे में, तो हमने वापस कर दिया। टेबल पे बैठो और फिर देखिए क्या समझौता निकला। भाई टेबल पे बैठ तो सही, तो टेबल पे बैठने को ही तैयार नहीं। तो ये चीजें हैं सर, मेरा मानना है कि हम जा रहे हैं। Before we move on to this Bangladesh and chicken neck, one last question about Ukraine. Do you think that India ultimately will play the role of a facilitator in bringing about ceasefire between Russia and Ukraine? सर It's a very फैसिलिटेटर क्या है? straightforward but a pointed question. नहीं अच्छी, And the मैं आपको second मैं one, आपसे काउंटर added to क्वेश्चन that, पूछता हूँ। sir, added to that, फैसिलिटेट, हाँ, is Modi ji carrying some message from Putin? 100%। ये तो हमेशा होता है ना कि वो डायरेक्टली तो बात करते नहीं है। और और कौन बचा है? हमको अमेरिका ने कहा कि आप पुतिन से बोलो, आपका बड़ी दोस्ती है तो ये ना करे ये ना करे। हमने कहा आप डायरेक्टली क्यों नहीं कहते? बोले हमने तो उसको गाली दी है। तो टाइगर तेरे को किसने बोला था गाली देने को? अरे सर, भारत में और करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम, आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास एक फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है, 1980s में उसकी स्थापना हुई, एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स थे। अब उसको सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, उस समय फॉरेन सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते थे, फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट। मैं दुनिया भर के जो बड़े बड़े है ना, 30 मार खा तोपची, देखो अपने डिप्लोमेट्स को मेरे पास भेजो, मैं उनको कूटनीति समझा। अरे मैं चाणक्य की संतान हूँ, आप लोग नहीं जानते कूटनीति क्या होती है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मैं सिखाऊंगा आपको। मैंने ना यूक्रेन को गाली दी है, ना पुतिन को गाली दी है, ना बुडिन्स्की को, बुढ़ा जो भी है बुडन, उसको गाली दी है, ना किसी और को गाली। सब मुझ पे भरोसा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस का आधार होता है भरोसा। अब आपका प्रश्न है कि हम फैसिलिटेटर का रोल क्या होता है? इसको चाय पिला दी, उसको चाय पिला दी,
ये अच्छी चीज है कहने के लिए, लेकिन हम संदेश देंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि जंग कंटिन्यू होगा तो ये दुनिया पे बुरा असर है, अगर शांति होगी तो ये उसका अ, अच्छा असर पड़ेगा, ये उसका बेनिफिट होगा। मेरा मानना है कि जबकि ये सर्कस का जोकर स्टेबल नहीं है, लेकिन मेरा मानना है अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पता है इसने हमारे बारे में क्या कहा, ये भी आपको बता देता हूँ। इन्होंने पहले कहा था कि भारतवासियों की मानसिक क्षमता बड़ी कमजोर है, इसके एक एडवाइजर ने कहा। फिर जब ये गए उधर रशिया में, तो ये बोला जी अब तो शांति को एक बहुत जबरदस्त तमाचा पड़ा है उसके मोबाइल, कौन सी शांति के मुंह पे तमाचा पड़ा है, बेवकूफ, बड़ा डेवस्टेटिंग हो गया। फिर तीसरी बार उनका एक और कोई था जिसने कुछ और भारत के बारे में गाली गलौज किया था। फिर उनका जो था ये विदेश मंत्री, वो कोलाबा, कोलाबा नहीं ऐसे ही कुछ उसका नाम है, तो वो महात्मा गांधी की फोटो के सामने, तस्वीर के सामने, मूर्ति के सामने अपनी फोटो की, आज जी मैं भारत जा रहा हूँ जी, सब ठीक हो गया, मैंने गांधी जी को प्रार्थना कर